नमस्कार, मैं सुशील कुमार चौधरी। आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान की पुस्तक आर्थिक विकास की समझ अर्थात अर्थशास्त्र के प्रथम अध्याय विकास के बारे में जानेंगे। इसको हम 3-4 बिंदुओं के रूप में जानेंगे। पहले, विकास क्या है, विकास किसे कहते हैं। दूसरा, राष्ट्रीय विकास किसे कहते हैं। तीसरा, उन देशों की तुलना जो विकसित और अविकसित देश हैं। इसके बाद, सार्वजनिक सुविधाएं क्या विकास में सहायक हैं। और उसके बाद आता है विकास की क्या अवधारणा तैयार हुई है। सबसे पहले हम बात करते हैं विकास की। जैसा कि हम हर रोज आपस में बातें करते वक्त, लोगों से बातें करते वक्त विकास की चर्चा करते हैं। गांव का विकास, शहर का विकास, क्षेत्र का विकास या अन्य प्रकार का विकास। लेकिन यदि हमें कहा जाए कि आप विकास के बारे में बताइए, तो हम लोग विकास के बारे में नहीं बता पाते हैं। क्यों? क्योंकि विकास के बारे में हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग अलग अवधारणाएं हैं। विकास क्या है, ये जानने के लिए हमें अलग अलग प्रकार के लोगों के विचारों को जानना होगा। इसके लिए हम 2-3 उदाहरण ले लेते हैं। जैसे भूमिहीन ग्रामीण मजदूर। भूमिहीन ग्रामीण मजदूर क्या चाहता है कि उसे काम के अधिक दिन मिल जाए, मजदूरी मिल जाए ज़्यादा, उसके बच्चे अच्छे विद्यालय में पढ़ लें, उसे समाज में भेदभाव न उसके साथ किया जाए और वह एक दिन अपने गांव का प्रधान या नेता बने। दूसरी तरफ पंजाब का समृद्ध किसान क्या चाहता है कि उसके उपज की अच्छी कीमत मिल जाए, साथ ही साथ उसे मेहनती और कम पैसे वाले मजदूर मिल जाएं। उसके साथ उसके परिवार की आय इतनी बढ़ जाए कि वह अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ा सके और वहाँ पर उन्हें स्थापित कर सके। इसी प्रकार से और दूसरे उदाहरण आप ले सकते हैं। एक असिंचित क्षेत्र का किसान क्या चाहता है कि समय पर बारिश हो जाए, उसके बाद फसल बोने के बाद समय समय पर बारिश होती रहे, जिससे कि मेरी फसल अच्छी हो जाए। उसके बाद उस पैदावार का अच्छा दाम मिल जाए, उस पैसे से मैं अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकूं और अपना जीवन सुखमय बना सकूं। उसकी दृष्टि में यही विकास। उसके बाद एक शहरी बेरोजगार व्यक्ति की बात हम करते हैं। उसे एक अच्छी नौकरी चाहिए, घर के पास चाहिए, उसमें अच्छा वेतन चाहिए, साथ ही साथ उस नौकरी में उसे अन्य सुविधाएं भी चाहिए। ये उसकी नज़र में विकास है। उसके अलावा अगर हम एक उपभोक्ता की बात करते हैं, उपभोक्ता को क्या चाहिए? सभी वस्तुएं सस्ती हों, वस्तुएं अच्छी क्वालिटी की हों, वस्तुओं में धोखाधड़ी ना हो और उसके आय का जो अधिकांश पैसा बिजली, पानी, भोजन, यातायात, स्कूल की फीस, अस्पताल का खर्चा और अदालतों के खर्चे में जाता है, वह सस्ते से सस्ता या फ्री मिलना शुरू हो जाए। यह विकास है इनकी दृष्टि में। लेकिन क्या ये विकास है? इन सब लोगों के बातों को सुनने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति अपनी अपनी दृष्टि से विकास की परिभाषा बना रहा है। कई बार तो ये विकास जो है एक दूसरे के विपरीत विचार प्रकट करता है। जैसे अभी हमने उदाहरण लिया, उसमें यदि हम किसान की बात करें तो वह अपनी फसलें ऊंचे दाम पर बेचना चाहता है। उपभोक्ता की बात करें तो वह सस्ते में खरीदना चाहता है। यदि किसान ऊंचे दाम पर बेचेगा तो उपभोक्ता सस्ते पर कैसे खरीदेगा, और यदि उपभोक्ता सस्ते पर खरीदेगा तो किसान को अच्छे दाम कैसे मिलेंगे? दोनों के विचार एक दूसरे के विपरीत हैं। इसलिए विकास क्या है, यह केवल आपके सोचने पर निर्भर करता है। आप सोचते हैं जिन कार्यों के द्वारा मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं खरीदने का मौका मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा मैं उपभोग कर पाऊंगा, वह विकास है। इन सब तुलनाओं से एक बात तो सामने आती है कि हर व्यक्ति अधिक आय चाहता है, क्योंकि हर व्यक्ति के दिमाग में बात बैठी है कि यदि अधिक आय होगी, सुविधाएं खरीद पाऊंगा और उन सुविधाओं के द्वारा अपना विकास करूंगा। उसकी दृष्टि में यही विकास है। परंतु क्या ऐसा जरूरी है कि आपके पास पैसा हो और आप सारी वस्तुएं खरीद पाएं? ऐसा संभव नहीं है। कई बार हम देखते हैं कि यदि वातावरण में प्रदूषण है, वस्तुओं में मिलावट है और कानून व्यवस्था खराब है, तो भले ही आपके पास कितना भी पैसा हो, आप उस पैसे का अच्छे से उपभोग नहीं कर सकेंगे। इसके लिए जरूरी है
कि आपके आसपास जो सामूहिक वातावरण है वह अच्छा हो, उसमें मिलावट ना हो, उसमें प्रदूषण ना हो, कानून व्यवस्था अच्छी हो और वो सब वस्तुएं जो आप चाहते हैं वह उपलब्ध भी हो। यह केवल आपकी जेब में पैसा होने से नहीं हो सकता। इसके लिए जरूरी है कि सरकार के द्वारा इन सब परिस्थितियों को पैदा किया जाए। इसीलिए आज हम देखते हैं कि नारी का सम्मान और नारी के कार्यों को समाज ने एक्सेप्ट किया है। बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो अपने घर के साथ साथ बाहर नौकरी करने भी जाती हैं और अपने घर को संभालती हैं। केवल वही नहीं संभालती बल्कि घर के सभी सदस्य उसके साथ मिलकर घर के सब कार्यों में अपना हाथ बटाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि यह महिला बाहर से पैसा कमाकर या कार्य कर कर आई है और इसलिए हमारा भी दायित्व है कि हम इसको सहयोग करें, और इस प्रकार से उसका सम्मान भी होता है और घर में आय भी प्राप्त होती है। लेकिन यह केवल एक परिवार के सोचने से नहीं हुआ, बल्कि समाज के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था पैदा हो गई है, सोच पैदा हो गई है, सरकार के द्वारा ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी गई हैं कि उन महिलाओं को भी रोजगार मिल रहा है और साथ ही साथ उनको सम्मान भी मिल रहा है। इस प्रकार से हम इन सारी वस्तुओं को यदि देखें तभी हम कह सकते हैं कि विकास हो रहा है। राष्ट्रीय विकास के बारे में भी सभी लोगों के विचारों में इसी प्रकार से भेद है जिस प्रकार से विकास के बारे में भेद है। राष्ट्रीय विकास के बारे में जब हम बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंत में जाकर आय पर ही बात रुक जाती है। हर देश या हर परिस्थिति में लोग बाग ये मानते हैं जिस देश के पास ज़्यादा आय है या जिस देश के नागरिकों के पास ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय है वह देश संपन्न है, और जिन देशों के पास प्रति व्यक्ति आय कम है वो संपन्न नहीं है। जैसे कि अमेरिका है, दूसरे देश हैं सऊदी अरब या जापान, ये इन देशों को विकसित देश माना जाता है, इनकी आय अधिक है। और जिन देशों के पास ज़्यादा पैसा नहीं है या जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय कम है उनको अविकसित देश माना जाता है। अब यहाँ बात उठती है विकसित और अविकसित की। राष्ट्रीय विकास, जिस प्रकार से हम विकास के बारे में एक मत नहीं है, अलग अलग हमारे विचार हैं, ठीक उसी प्रकार से राष्ट्रीय विकास के बारे में भी हमारी अलग अलग अवधारणाएं हैं। हम अलग अलग प्रकार से सोचते हैं। यह समझना बहुत आवश्यक है कि देश के विकास के विषय में विभिन्न लोगों की धारणाएं परस्पर विरोधी हो सकती हैं। जो आपके लिए विकास है वह हो सकता है दूसरा उसको विकास की दृष्टि से या विकास के मापदंड में सही न पाए। यहाँ नीचे एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के बारे में बताया गया है कि उसने अपने यहाँ का कचरा जो कि जहरीला कचरा था एक अविकसित या बहुत दूर के देश अफ्रीका के एक क्षेत्र में डाल दिया। उससे वहाँ के लोगों पर बहुत बुरा असर हुआ, उनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर हुआ, उनकी तबीयत खराब हो गई, वो बेहोश हो गए, बीमार हो गए और अस्पताल में चले गए। इससे क्या विकास हुआ? उस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने जहाँ से वो लाए वहाँ पर बड़ा उद्योग हो सकता है, वहाँ बड़ी कंपनी हो सकती है, लेकिन जिस देश में या जिस जगह पर उसने वो डाला वहाँ पर लोगों का जीवन दुभर हो गया। इसको विकास नहीं कह सकते। यह एक और विनाश है और एक और विकास है, तो यह पूर्णतः विकास की परिभाषा नहीं हो सकती। यदि विकास की अवधारणा में ही भिन्नता और परस्पर विरोध हो सकता है तो निश्चित रूप से विकास के तरीके भी भिन्न भिन्न हो सकते हैं। विभिन्न देशों और राज्यों की तुलना कैसे करें? यहाँ ये प्रश्न उठता है कि यदि विकास का अर्थ अलग अलग है तो किस प्रकार से हम तुलना करें दो राष्ट्रों की या दो राज्यों की? कौन सा राज्य है, कौन सा राष्ट्र विकसित है और कौन सा देश विकसित नहीं है, या कौन विकास में आगे है, कौन विकास में पीछे है? जिस प्रकार से हम कक्षा में यदि संगीत के लिए बच्चे छांटते हैं तो उसके लिए मापदंड अलग होता है, खिलाड़ियों को छांटते हैं तो उसके लिए मापदंड अलग होता है, वाद विवाद की टीम के लिए छांटते हैं तो उसका मापदंड अलग होता है। अर्थात छांटने के मापदंड यदि अलग अलग होंगे तो किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक दूसरे से
श्रेष्ठ है, विकसित है। सबसे पहले हमें ये जानना होगा, मानना होगा कि हमें विकास के मापदंड एक करने होंगे। यदि विकास के मापदंड एक होंगे तभी हम कह सकते हैं कि हम तुलना कर पाएंगे। वैसे तो आज की दृष्टि में आय ही एक विकास का मापदंड माना गया है। जहां पर आय ज़्यादा होगी वे अपनी मानवीय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं को अधिक से अधिक खरीद पाएंगे और लोग अपने पसंद के अनुसार जी पाएंगे। आय को हम दो भागों में बांटते हैं, एक देश की आय और एक प्रति व्यक्ति आय। किसी देश की आय उस देश के सभी नागरिकों की कुल आय के बराबर होती है, जिसे हम देश की आय कहते हैं। औसत आय किसी देश की कुल आय को जब हम उस देश की जनसंख्या से भाग करते हैं तो जो हमें प्राप्त होता है वही औसत आय या प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। इसी प्रति व्यक्ति आय के आधार पर आज हम विश्व के विकास की तुलना करते हैं। कौन देश विश्व में विकास में आगे है और कौन देश विश्व में विकास में पीछे है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि औसत आय से हम सही आकलन कर सकें। कई बार ऐसा देखा गया है कि एक देश का औसत आय किसी एक व्यक्ति की आय अधिक होने से अच्छा हो जाता है और किसी देश के अधिकांश लोगों की एक जैसी आय होने की वजह से औसत आय कम हो जाती है। तो इस प्रकार से हम ये नहीं कह सकते कि औसत आय के आधार पर यह देश अधिक विकसित है और दूसरा देश कम विकसित है। इसलिए आय के साथ साथ हमें अन्य मापदंडों का भी ध्यान रखना होगा। हम ये नहीं कह सकते किसी एक मापदंड से ही कौन विकसित है कौन अविकसित। हम अपने ही देश में हरियाणा, केरल और बिहार का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, जहां हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय 1,62,034 रुपये है, वहीं केरल में 1,40,190 रुपये और बिहार में 34,454 रुपये। ये 2000 के सर्वे के अनुसार है। इसमें हमें देखने से पता चलता है कि हरियाणा की आय ज़्यादा है, इसलिए हरियाणा ज़्यादा विकसित है। लेकिन जब हम आय के साथ साथ दूसरी चीज़ों पर का भी अध्ययन करते हैं, जैसे शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर और 15 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का शिक्षा का स्तर, तो तब हम पाते हैं कि हरियाणा भले ही आय में ज़्यादा हो, लेकिन केरल में शिशु मृत्यु दर हरियाणा से कम होती है, साक्षरता दर उससे अच्छी होती है और जो 15 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के पढ़ने का अनुपात है वह भी केरल का हरियाणा से बेहतर है। इन सब को देखने से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ हरियाणा विकसित राज्य नहीं है बल्कि केरल विकसित राज्य है। यहाँ पर 2-3 बातें मैं आपको अलग से बताना चाहूँगा। शिशु मृत्यु दर, किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात दिखाती है शिशु मृत्यु दर। दूसरा, साक्षरता दर, 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के में साक्षर जनसंख्या का अनुपात दिखाती है। तीसरी बात आती है नवल उपस्थिति अनुपात। यहाँ 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के 7% दिखाती है, अर्थात 15 साल से अधिक आयु के कितने बच्चे अभी भी स्कूल जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो स्कूल नहीं जा रहे, उन्होंने स्कूल छोड़ दिया हो। यदि इस प्रकार की स्थिति को आप देखेंगे तो हरियाणा में ज़्यादा बच्चे मरते हैं, हरियाणा में ज़्यादा बच्चे स्कूल छोड़ते हैं और केरल में जो बच्चे पैदा हो जाते हैं उनमें कम से कम बच्चे मरते हैं और अधिक से अधिक बच्चे पढ़ते हैं। इस सब से हम ये पता लगा सकते हैं कि केरल का विकास ज़्यादा है, हरियाणा का विकास कम है। सार्वजनिक सुविधाएं, लोकतांत्रिक देशों में जो सरकारें अपने नागरिकों के लिए अच्छा जीवन जीने के लिए कार्य करती हैं, उनको वे सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं जिससे उनका जीवन स्तर ऊपर उठता है, वो सभी सुविधाएं सार्वजनिक सुविधाएं कहलाती हैं। ये किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बल्कि पूरे राज्य या समाज के लिए की जाती है, क्योंकि
कई बार ये देखा गया है कि यदि आपके पास पैसा है तब भी आप कुछ ऐसी चीज़ें जो आप खरीद नहीं सकते हैं या सही नहीं कर सकते हैं, जैसे प्रदूषण रहित वातावरण, प्रदूषण रहित हवा, मिलावट रहित वस्तुएं, दवाइयाँ और समाज में अपने लिए सम्मान, ये आप पैसे से नहीं खरीद सकते। इसके लिए समाज में आपके द्वारा किए गए कार्य, आपके द्वारा किया गया मेल मिलाप, साथ ही साथ सरकारों के द्वारा किया गया अच्छा कार्य, इन वस्तुओं को आपको दिला सकता है। जैसे सरकार के द्वारा सस्ते और अच्छे स्कूल, चिकित्सालय, सड़कें बनाने के कारण ही आपको भी अच्छे स्कूल, औषधालय, सड़कें, हवाई यात्राएं मिल सकती हैं। आप व्यक्तिगत रूप से इनको पैदा नहीं कर सकते। आय अधिक होने से ही हमारा विकास नहीं होता, बल्कि साथ ही साथ अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा वातावरण, अच्छी सामाजिक प्रतिष्ठा, अच्छा सम्मान, यदि सब कुछ हमें मिलता है तभी हम विकास की बात करते हैं। हरियाणा की अपेक्षा केरल में अधिक विकास के मापदंड दिखाई देते हैं, क्योंकि केरल में स्वास्थ्य, शिक्षा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली अच्छी है। ऐसे राज्यों में लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पोषण का स्तर निश्चित रूप से दूसरों से बेहतर होता है। अर्थात जिन स्थानों पर एवं प्रदेशों में अच्छी जन कल्याणकारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहाँ के सभी गरीब अमीर उसका लाभ उठाकर जीवन को सुविधा संपन्न बना सकते हैं। जिन प्रदेशों और जिन देशों में बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा का परीक्षण बार बार होता है और उनके पोषण की और ध्यान दिया जाता है, वहाँ पर बच्चे अच्छे स्वस्थ और अच्छे बुद्धिमान होते हैं। साथ ही साथ मानव विकास की रिपोर्ट के अनुसार भी यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित किया गया है कि लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कौन देश दूसरे देश से अधिक विकास की गति में है। यहाँ पर भारत और भारत के कुछ पड़ोसी देशों के आंकड़ों के साथ तुलना की गई है और इन तुलनाओं के आधार पर हम देखते हैं कि भारत से बहुत छोटे राज्य, श्रीलंका जैसे राज्य भी बेहतर स्थिति में हैं और हम लोग इतना बड़ा देश होते हुए भी, इतनी अधिक हमारी राष्ट्रीय आय होते हुए भी हमारा विकास का स्तर उस छोटे से देश श्रीलंका से बहुत पीछे है। विकास की अवधारणा, इसमें लिखा है, हमने विश्व को अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं किया है, हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो हमें दुनिया मिली है हमारे पूर्वजों से, हमने उसको वैसा नहीं बल्कि उससे बेहतर करके अपने बच्चों को देना है। क्यों? क्योंकि यह हमारे बच्चों का भविष्य है, यह हमारे बच्चों के लिए है। इसलिए हमें विकास की उन अवधारणाओं को मानना चाहिए, बनाना चाहिए, जिससे विकास के साथ साथ इन सब प्राकृतिक संपदाओं का दोहन ऐसे हो कि यह इसी प्रकार से बनी रहे या इससे अच्छी परिस्थिति में बनी रहे। प्रकृति ने हमें जो संसाधन दिए हैं वो दो प्रकार के दिए हैं। एक वे संसाधन जो नवीकरणीय संसाधन है, नवीकरणीय अर्थात जिनको नया किया जा सकता है, पुनः नया किया जा सकता है। जैसे पानी है, पानी को हम भूमि में से निकाल रहे हैं और हमारे अनेक कृषि प्रधान प्रदेश और हमारे औद्योगिक क्षेत्र में इसका बहुत ज़्यादा दोहन हो रहा है और उसके लिए यदि हम बरसात के पानी को सही तरीके से भूमि में जाने के लिए रोक दें तो यह पानी के स्रोत पुनः रिचार्ज होते आते हैं। इस चीज़ को हम पहाड़ी क्षेत्रों में देख सकते हैं कि जिस समय भी बरसात होती है उसके बाद बहुत से स्रोत पुनः जीवित हो उठते हैं, जो स्रोत पहले गर्मी के कारण बंद हो गए थे। ठीक उसी प्रकार से भूमि के अंदर के स्रोत भी पुनः जीवित हो सकते हैं या भूमि के अंदर पानी की मात्रा बढ़ सकती है यदि हम उनको सही से रिचार्ज करें। दूसरे हैं अनवीकरणीय संसाधन, ऐसे संसाधन जो प्रकृति ने हमें दिए हैं परंतु एक निश्चित समय और निश्चित मात्रा के बाद वो खत्म हो जाएंगे। जिस प्रकार से हम उनका दोहन कर रहे हैं उसमें भूमि से निकलने वाले अधिकांश खनिजों का
का नाम लिया जा सकता है। उसमें खनिज तेल है, खनिज गैस है, कोयला है, लोहा है, सोना है। ये सब चीज़ों का भंडारण पृथ्वी में एक निश्चित मात्रा में है और उसके बाद वह खत्म हो जाएगा और उसको मनुष्य दोबारा बना भी नहीं सकता। इसलिए हमें चाहिए कि इस प्रकार के संसाधनों को बहुत सोच समझकर और नियोजित तरीके से खर्च करें, जिससे हमारी आवश्यकताओं की तो पूर्ति हो जाए और साथ ही साथ भविष्य के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी ये बने रहें। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आज जिसको हम विकास कह रहे हैं, आने वाली पीढ़ी उसको विनाश कहेगी। प्रति व्यक्ति आय के बारे में मैंने आपको बताया किसे कहते हैं, औसत आय के बारे में बताया किसे कहते हैं, जन्म दर के बारे में मैंने आपको बताया किस प्रकार से किसे कहते हैं। आज पूरी दुनिया प्राकृतिक, आर्थिक, राजनीतिक अस्तित्व के लिए एक दूसरे पर पूर्णतः निर्भर है। इसलिए व्यक्तिगत एवं राष्ट्रों के विकास के साथ साथ भविष्य को भी सुनिश्चित रखना होगा, तभी जाकर हम सही दिशा और सही दशा में विकास को समझ सकते हैं। धन्यवाद।